तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की बात हम लोगों ने अभी तक की है। सर्कुलर कॉइल हो या कोई स्ट्रेट वायर हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही सीखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है बायो-सावर्ट्स लॉ। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। और डायरेक्शन देखने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट DL क्रॉस R। तो जब वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट ही आप जानते हो, आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे उसका डायरेक्शन निकाला जाता है, DL क्रॉस R का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको किसी नए रूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो बच्चे वेक्टर में थोड़े कच्चे रह जाते हैं, उनके लिए कुछ ट्रिक्स बताई जाती हैं, कुछ और तरीके बताए जाते हैं। तो जैसे वो राइट हैंड रूल वगैरह वो मैं भी बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से शुरुआत कर देते हैं। तो लेट हमारे पास है कोई वायर और इसमें ये है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। इस लोकेशन पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जिधर आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उधर आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स खोल देनी है और करंट फ्लो के अलोंग आपको राइट हैंड का थंब खोल देना है। राइट हैंड कह रहा हूँ, लेफ्ट नहीं कह रहा। तो राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रख दीजिए ऐसे, और ये फिंगर्स उस तरफ खोल दीजिए जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ चाहिए, फिंगर्स उधर की तरफ खोल दीजिए। उसके बाद हथेली को पीछे से जाके जब पुश करेंगे तो हाथ का मूवमेंट किधर है, बोर्ड के अंदर की तरफ। इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी इनवर्ड्स। इनवर्ड्स के लिए ऐसे सर्कल बना के क्रॉस बना देते हो तो उसका मतलब होता है इनटू द पेपर या इनटू द प्लेन। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पता करना कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है उस लोकेशन पर, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह दो वजह से हो सकता है। या तो आसपास कोई मैग्नेट होगी या आसपास कोई मूविंग चार्ज होगा। तो यहाँ क्या है, मूविंग चार्ज है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम दैट इज करंट। तो आप अगेन राइट हैंड का जो थंब है वो करंट फ्लो के अलोंग रखेंगे और फिंगर्स उस तरफ खोल देंगे जिधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। इधर चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर उस तरफ खोल दो। उसके बाद पाम को, हथेली को पीछे से जाके जब पुश करोगे तो हाथ आएगा प्लेन के बाहर की तरफ। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटसाइड। आउटसाइड। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस जगह जब हमने देखी थी तो ऐसे करंट का फ्लो रखा, ऐसे फिंगर्स को ओपन किया, पुश फ्रॉम बैक, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई थी इनवर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती हैं, क्लोज लूप। यहाँ से कोई लाइन अंदर जा रही है, पेपर के अंदर से घूम के ऐसे यहाँ से बाहर आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है। इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप ही बनाती हैं। बच्चों, here I am not talking about induced electric field that we will discuss in electromagnetic induction. Induced electric field is different, मतलब वो आपके उस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है जिसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग डिफरेंट। वो क्या है उसकी बात हम EMI में करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ जाता हूँ। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के जो कंक्लूजन हम लोगों ने अभी तक डिराइव किए हैं, जैसे सर्कुलर कॉइल, तो किसी सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिबिलिटी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि सभी टर्न्स की रेडियस सेम हो। तो म्यू नॉट I अपॉन 2R एक टर्न का, 2 है तो म्यू नॉट I अपॉन 2R का डबल, 3 है तो इंटू 3, 4 है तो इंटू 4, और अगर n है तो इंटू n। तो अगर n टर्न्स हैं और कोई सर्कुलर कॉइल बना हुआ है जिसमें करंट का फ्लो I है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कहेंगे म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू n, जहाँ n है नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो सभी टर्न्स सेम रेडियस पर ही होने चाहिए। फिर हम लोगों ने एक ऐसा भी सवाल किया था जो मैंने कहा था प्रीवियस ईयर है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि उसमें उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया था। उन्होंने कहा था इनर मोस्ट जो टर्न है वो A रेडियस का है और आउटर मोस्ट B रेडियस का है। तो देन यू नीड टू कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल एन एलिमेंट, यू नीड टू इंटीग्रेट फ्रॉम द लिमिट A टू फाइनल लिमिट B। फिर उसके बाद स्ट्रेट वायर की बात की थी।
आइए स्ट्रेट वायर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसका बस आपने अभी एक्सप्रेशन ही डिराइव किया है। तो इसमें करंट फ्लो है I, और इस लोकेशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D। क्या कहा मैंने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से वायर पे हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर लेना। उसके बाद वायर के टॉप मोस्ट पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देना जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लोवेस्ट पॉइंट को उस लोकेशन से मिला देना जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और देख लेना कि ये एंगुलर पोजिशन क्या है। लेट ये हैं अल्फा और बीटा। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा? BP इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। चलो जल्दी से डायरेक्शन देखना, खुद देखो डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो क्या होगी? तो अगेन राइट हैंड, थंब करंट फ्लो के अलोंग, फिंगर्स उधर, पाम स्ट्राइक फ्रॉम बैक इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह कैसे होगा? इनवर्ड होगा, इनटू द पेपर होगा, और वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई D, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आगे बढ़े। अच्छा बताओ कि अगर ये वायर यहाँ तक होती, इस जगह तक, ये जैसे यहाँ पे खत्म हुई है, अगर ये यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ खत्म होती, लाइक वायर ये और रही होती, तो ऐसे केस में क्या हो जाता? तो आप टॉप मोस्ट पॉइंट को जब इस पॉइंट से मिलाते तो आप कहते कि सर अल्फा अब थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, अल्फा थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। अगर ये वायर यहाँ तक होती तो अब आप जब इसको यहाँ मिलाते तो अल्फा थोड़ा सा और ज़्यादा होता। इसका ये मीनिंग हुआ बच्चों कि अगर हम एक ऐसा केस कंसिडर करें जिसमें हमें ये पता ही नहीं है कि वायर कहाँ तक ऊपर जा रही है, वी डोंट नो कि वायर का ऊपर वाला किनारा कहाँ पर है। एग्जामिनर ने एक टर्म बोल दी है लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर का मतलब है कि ऊपर वाला किनारा कहाँ पे आपको पता ही नहीं, और आपको इस जगह चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब ऊपर वाले किनारे की एंगुलर पोजीशन आप देखेंगे और हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे उठाते जाएंगे उठाते जाएंगे, तो ऐसे उठते उठते ये किसको अप्रोच करेगा? 90 डिग्री को। मतलब ऐसे सोच कि आईफल टावर के नीचे खड़े हो और मैं कहूँ कि बिल्कुल ऊपर वाले किनारे को देखो, तो ऐसे देखते देखते तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे। तो कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से ये जो एंगल, ये जो इसको ऊपर करते करते जो बनेगा ये अल्फा किसको अप्रोच करेगा? 90 डिग्री को। इसी तरह से अगर मैं इसको नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ तक, इन्फिनिटी तक लेके जाऊं, तो जो आपका बीटा था वो बीटा भी जो एंगुलर पोजीशन होगा वो ऐसे बढ़ते बढ़ते वो लोग किसको अप्रोच करेगा? 90 डिग्री को। तो इन दैट केस अल्फा भी होगा 90 और बीटा भी हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ लोकेशन एडजेसेंट टू अ लॉन्ग वायर, तो इस केस में आप कंसीडर करेंगे कि सर अगर लॉन्ग वायर कह रहे हैं तो दैट मीन्स अल्फा और बीटा अप्रोच कर रहे हैं 90 डिग्री को। और अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू में 90 डिग्री यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 is 2, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D टाइम्स ऑफ 2, दैट मीन्स म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन अगेन, ये है एक लॉन्ग वायर। आप नहीं जानते कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म, लेकिन आपको इस लोकेशन पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है D। तो आप अल्फा को क्या रिप्लेस कर देंगे? 90 डिग्री, और बीटा को भी क्या रिप्लेस कर देंगे? 90 डिग्री। इन दैट केस अल्फा और बीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। तो जब भी कभी मैं कह दूं लॉन्ग वायर तो आपको आंसर देना है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। वन मोर थिंग इज देयर। चलिए अगर मैं बच्चों ये कहूं कि जो वायर है वो ये वाला हिस्सा हटा देते हैं, इसका ये हिस्सा हटा देते हैं, तो यहां तक वायर है। फॉर एग्जाम्पल यहां तक वायर है, तो अल्फा तो तुम्हारा ऊपर किसको अप्रोच कर रहा है? 90 डिग्री को, लेकिन ये नीचे वाला किनारा तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, तो तुमने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया और ये तुम्हारा बीटा आया, दिस इज बीटा। चलिए फॉर एग्जांपल हम इस वायर को थोड़ा सा और हटा देते हैं, इतना और हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, इतना और हटाने के बाद वायर आपकी सिर्फ ये बची। इन दैट केस बीटा कितना होगा? तो आप इसको यहाँ पर मिला देंगे कि सर बीटा इतना होगा, दिस इज बीटा। चलिए मैं वायर को थोड़ा सा और हटा देता हूँ, मैं इस वायर को थोड़ा सा और हटा देता हूँ अब,
तो अब जो मेरा नया अरेंजमेंट है वो फॉर एग्जांपल ये है, और इस जगह मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अल्फा तो अभी भी 90 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन नीचे से पूरी तरह से वायर को हटा दिया है। तो नीचे से अगर वायर को हटा दिया तो उस केस में जो आपका बीटा होगा वो किसको अप्रोच कर रहा होगा, 0 को। बीटा विल बी 0। इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द लॉन्ग वायर। वायर तो लॉन्ग ही है, लेकिन उसके एक एज के सामने आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अल्फा अप्रोच करेगा 90 को और बीटा अप्रोच करेगा 0 डिग्री को। अल्फा की जगह 90 पुट कर दीजिए साइन 90, और बीटा की जगह 0 पुट कर दीजिए साइन 0। सो 1 + 0 इज़ 1। इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पे कितना होगा, μ0 I/4πd। तो चलिए कंक्लूड कर देता हूं। मैंने कहा लॉन्ग वायर अगर वर्ड बोल दिया गया है सवाल में तो आप आंसर क्या देंगे, μ0 I/2πd। लेकिन अगर बोला गया है फुट ऑफ द लॉन्ग वायर, एज ऑफ द लॉन्ग वायर, तो इन दैट केस आपका आंसर होगा μ0 I/4πd। देखिए सर्कल के अंदर क्रॉस बनाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सर्कल के अंदर हमने अगर क्रॉस बना दिया तो उसका मतलब है इनटू द पेपर। बट व्हाट इज इनटू द पेपर, मतलब इनटू द पेपर क्या है वो तो देखना पड़ेगा कि वहाँ लिखा क्या है। अगर मैंने ऐसे सर्कल के अंदर क्रॉस बना के पास में आई लिख दिया तो उसका मतलब है करंट है इनटू द पेपर, और अगर मैंने सर्कल के अंदर क्रॉस बना के पास में बी वेक्टर लिख दिया इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इनटू द पेपर। लिसन, लेट्स से ये कहा जाए कि इस जगह ऐसे सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ सर्कल बना हुआ है और एक डॉट बना हुआ है, यहाँ सर्कल बना हुआ है और एक क्रॉस बना हुआ है। तो देर इज समथिंग विच इज इन टू द पेपर, देर इज समथिंग विच इज आउटवर्ड्स, देर इज समथिंग विच इज इनवर्ड। बट वॉट इज दैट क्वांटिटी, तो उसके लिए उसके पास में लिखा ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आई, यहाँ पर भी लिखा है आई और यहाँ पर भी लिखा है आई। तो अब इसका ये मैसेज हुआ कि यहाँ एक करंट है आई जो कि इनवर्ड है, यहाँ एक करंट है आई जो कि आउटवर्ड है, और यहाँ पर एक करंट है जो कि इनवर्ड है। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो ये वाली आपको डिस्टेंस नज़र आ रही है ये है d। इसी तरह से जो ये वाली डिस्टेंस आपको नज़र आ रही है ये भी है d इन वायर्स के बीच में, और इसी तरह से नीचे यहाँ ये डिस्टेंस भी है d, और इस जगह एक पॉइंट है P। और आपसे कहा गया P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। देखें हमारे अभी तक के सीखे हुए कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेटेड है ये प्रॉब्लम। तो बच्चों आप सबसे पहले ये सोचोगे कि अगर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड दो वजह से आ सकता है, या तो आसपास कोई मैग्नेट रही होगी या आसपास चल रहा होगा कोई चार्ज। तो ज़रा देखें तो जी हाँ, मुझे P पॉइंट के आसपास ये यहाँ करंट का फ्लो नज़र आ रहा है। तो करंट का फ्लो मतलब मूविंग चार्ज। तो येस, द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज हियर मूविंग चार्ज। अगर मूविंग चार्ज की बात करें तो बायो-सावर्ट्स लॉ μ0/4πi dl क्रॉस r/r³। लेकिन हर बार उसको लगा के डेरिवेशन करके तो नहीं करेंगे ना, सीधा कंक्लूजन यूज करेंगे। तो हमने बायो-सावर्ट लॉ लगा के ऑलरेडी सर्कुलर कॉइल को सॉल्व कर लिया है, हमने स्ट्रेट वायर को सॉल्व कर लिया है, हमने लॉन्ग वायर, फुट ऑफ द लॉन्ग वायर देख लिया है। तो चलिए इस वायर की वजह से आप यहां पर देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है कि देयर इज समथिंग इनवर्ड, एंड व्हाट इज दैट समथिंग, यहां पे लिख दिया है आई, कि यहां पे करंट की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। इसका मतलब यहां पे कोई इस तरीके से वायर रही होगी और उस वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा ऐसे। यहां कोई वायर रही होगी, उसमें करंट का फ्लो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा। याद रखिए कि अगर कोई वायर दे रखी और उस वायर के किनारे फ्री छोड़ रखे हैं, उस वायर की लेंथ आपको नहीं दे रखी, तो आप उसको लॉन्ग वायर ही कंसिडर करेंगे। जैसे ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई वायर रही होगी और उसमें ऐसे अंदर की तरफ करंट का फ्लो है, लेकिन वो वायर आपको नजर नहीं आ रही, आपको उसके किनारे नजर नहीं आ रहे, तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, लॉन्ग वायर। तो ये एक लॉन्ग वायर है, और किसी लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है पास में किसी पॉइंट पे, μ0 I/2πd। चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वहां से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो सबसे पहले जिस जगह मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से वायर पे परपेंडिकुलर बना दिया, और ये परपेंडिकुलर ही है। ये मत सोचो कि ये कैसा परपेंडिकुलर है, क्योंकि वायर रखी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
तो इस बोर्ड पर कोई भी लाइन अगर मैं बनाऊंगा तो वो वायर के साथ परपेंडिकुलर ही तो पोजीशन वेक्टर बनेगा। ये देखो, ये वायर ऐसे, और ये जो लाइन बनी है ये वायर के साथ 90 डिग्री का एंगल है, देख लो दिस इज 90 डिग्री एंगल, गॉट इट ना। तो सबसे पहले पॉइंट को वायर से कनेक्ट किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक की, ये d है, ये d है, तो ये डिस्टेंस हो गई जी √2d, ये डिस्टेंस हो गई √2d। पहला स्टेप, पॉइंट को वायर से कनेक्ट किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक की। सेकंड स्टेप, करंट फ्लो के अलोंग रख दीजिए थंब। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड नहीं होता, लेफ्ट हैंड से तो मारा जाता है अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। ध्यान से देख, तो राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग, फिंगर्स उधर जिधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, खुद करो प्लेसमेंट, सिर्फ देखते मत रहो। राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग, क्रॉस बना हुआ है, पास में आई लिखा है, क्रॉस बना हुआ है, पास में आई लिखा है, मतलब करंट अंदर जा रही है। तो राइट हैंड का थंब अंदर की तरफ, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ जिधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके हाथ का अलाइनमेंट, आपके हाथ का प्लेसमेंट इस लाइन के पैरेलल हो गया होगा। करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये हो गया प्लेसमेंट। उसके बाद राइट हैंड के पाम को जब पीछे से पुश करोगे तो आपके हाथ का मूवमेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से। ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड किससे आया है? फर्स्ट वायर से आया है। ये जो फर्स्ट वायर है इससे आया है ये मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको लिख रहा हूं B1। ये क्या है? वायर। कैसी? लॉन्ग वायर। और लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सो B1 इज इक्वल टू μ0 I/2π, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है √2d। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, μ0 I/2πd परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये है इसकी डायरेक्शन। इसी तरह से अब जरा इस कंडक्टर को देखिए, ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। जितनी भी करंट हैं, जितने भी मूविंग चार्ज हैं, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। चलिए इसकी वजह से चेक करते हैं। तो कैसे चेक किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड? सबसे पहले आपको वायर को कनेक्ट कर देना है पॉइंट से, और वायर पॉइंट से ऑलरेडी कनेक्टेड है, और ये डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर वायर परपेंडिकुलर टू प्लेन रखी है तो प्लेन पे बनी हुई हर लाइन वायर के साथ परपेंडिकुलर ही होगी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। और उसके बाद राइट हैंड से चेक कर, राइट हैंड से करंट फ्लो, ये जो राइट हैंड का जो थंब है ये करंट फ्लो के अलोंग रख दे, करंट जा रही है बोर्ड के बाहर, तो राइट हैंड का थंब करंट ऐसे बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर जा रही है करंट ऐसे बाहर की तरफ, और फिंगर्स उस तरफ खोल दो जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लाइक दिस। तो हाथ का प्लेसमेंट ये आएगा इस तरह से। करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब आएगा, और फिंगर्स आप देखो ऐसे थंब रख दिया आपने, फिंगर्स इधर खोल दूं क्या? नहीं, इधर थोड़ी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैं ऊपर की तरफ खोल दूं? ऊपर नहीं चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कहां चाहिए? जहां करंट फ्लो है उसके नीचे चाहिए। इसलिए राइट हैंड का थंब ऐसे खोला और फिंगर्स नीचे की तरफ आ गई। अब इस पाम को पीछे से पुश करो तो हाथ किधर चल रहा है? देखो इधर। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से आएगी। ये है सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, ये है सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये इस तरह से आया था फर्स्ट का। तो सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना? वो भी कौन है? एक लॉन्ग वायर, और किसी लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 I/2πd। आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस d ही तो है। इसी तरह से अब आप इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे, तो मैं फिर से वही कहूंगा, सबसे पहले आप जिस पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए वायर के साथ। ये है वो कनेक्टिंग लिंक। फिर चेक कीजिए कि इसकी लेंथ कितनी है। आप देख सकते हैं डी राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये है √2d, ये है √2d। और उसके बाद राइट हैंड रूल लगा लीजिए, करंट फ्लो का थंब रख दीजिए, करंट फ्लो के अलोंग रख दीजिए राइट हैंड का थंब, फिंगर्स खोल दीजिए इस पॉइंट की तरफ, तो आपके हाथ का प्लेसमेंट इस लाइन के पैरेलल आ जाएगा। और जब आप इस पाम को पीछे से पुश करेंगे तो हाथ का मूवमेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। इस लाइन के परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर आएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड जो कि थर्ड वायर से आया है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? B3 इज इक्वल टू μ0 I/2π टाइम्स ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जी हाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। वायर परपेंडिकुलर टू प्लेन रखी है, कोई भी लाइन जो बोर्ड पर बनी हुई है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। दिस इज √2d। बच्चों अगर ये वैल्यू लिखी है x, तो ये भी तो x ही लिखी है। आप देखिए B1 और B3 में कितना एंगल है?
B1 और B3 में कितना एंगल है? ये एंगल है 90 डिग्री। बोलो मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता क्योंकि ये D है, ये D है, ये √2D है, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। ये एंगल 45 डिग्री होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे भी देख लो भाई, ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ऐसे ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो मुझे कैसे पता कि B1 और B3 में कितना एंगल होगा? ऑब्वियसली अगर ये 45 है तो एक्स एक्सिस से 45 बनेगा और ये भी 45 बनेगा, और मिला के दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो B3 और B1 दो वेक्टर्स जो कि 90 डिग्री पर हैं। B3 की वैल्यू कितनी है? B3 की वैल्यू है x, B1 की वैल्यू क्या है? वो भी है x। दोनों वैल्यू आइडेंटिकल है ना, बिल्कुल बराबर वैल्यूज हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x है। सो दिस इज x 90 डिग्री पे। तो रिजल्टेंट होगा √x² प्लस x² प्लस 2x इंटू x cos 90, और ये आएगा √2x। ये रिजल्टेंट आएगा √2x। तो इस पॉइंट पर जब आप देखते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट √2x आ गया, और इस पॉइंट पर एक वैल्यू लिखी है इधर B2। आइए B2 को यहीं पर लिख देते हैं कि B2 कितना है। B2 लिखा है म्यू नॉट I अपॉन 2πd। चलिए लिख देते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2πd। दिस इज B2, और इन दोनों का रिजल्टेंट है √2x। x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। देख लीजिए क्या लिखी है ये x की वैल्यू। x की वैल्यू लिखी है म्यू नॉट I अपॉन 2π√2d। इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 टाइम्स ऑफ x, वेयर x इज व्हाट? म्यू नॉट I अपॉन 2π√2d। √2 हो जाएगा कैंसिल, तो इट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2πd, और इधर भी है म्यू नॉट I अपॉन 2πd, प्लस x एक्सिस पे म्यू नॉट I अपॉन 2πd, माइनस x एक्सिस पे म्यू नॉट I अपॉन 2πd। तो पॉजिटिव x एक्सिस पर जितनी वैल्यू लिखी है, नेगेटिव x एक्सिस पे भी उतनी ही वैल्यू लिखी है। तो ये एग्जैक्टली जब आप इनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलो कितना आएगा? 0। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0। बोलो समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं आगे कि समझ में आता है या नहीं, कितना आप लोगों को कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब हुआ है। लेट्स सी, जल्दी से नोट कर लो। वीडियो को साथ साथ पॉज कर सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लो, लेकिन ये नहीं कि 15-15 मिनट का गैप ले लो। चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं। मैं सवाल ले रहा हूँ एक प्रीवियस ईयर IIT। वैसे तो ये भी एक प्रीवियस ईयर ही था, लेकिन ये IIT एडवांस का नहीं था। देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पे अगर JEE एडवांस ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या पूछा। उन्होंने कहा कि एक वायर है जिसमें करंट का फ्लो है I, और ये वायर ओरिजिन पर रखी हुई है, ओरिजिन पर। तो इस तरह से एक वायर रखी हुई है, और सवाल की लैंग्वेज उन्होंने ये कहा, फाइंड वेक्टर एक्सप्रेशन, find vector expression of magnetic field at a point x naught comma y naught। फाइंड वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट। और ये डायग्राम उन्होंने दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है x और यहाँ पर लिखा हुआ है y, और ओरिजिन पर क्रॉस बना के और पास में लिख दिया है I। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सर्कल के अंदर क्रॉस बनाना मैग्नेटिक फील्ड के लिए कॉपीराइट थोड़ी है। सर्कल के अंदर ऐसे क्रॉस बना के डायरेक्शन दिखाने का मतलब है इनटू द पेपर, एंड इनटू द पेपर इज व्हाट। उसके लिए आपको आसपास देखना होता है क्या लिखा है, लिखा है I। तो इनटू द पेपर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है। तो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट कॉमा y नॉट, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। x नॉट कॉमा y नॉट मतलब यहाँ x नॉट डिस्टेंस आगे और y नॉट डिस्टेंस ऊपर, x नॉट डिस्टेंस आगे और y नॉट डिस्टेंस ऊपर। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, केवल वैल्यू नहीं चाहिए,
उसने कहा उसका वेक्टर एक्सप्रेशन चाहिए, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये चाहिए उसको आंसर में। तो ठीक है जी, आप जरा ध्यान से देखकर बता दीजिए कि ये सवाल किस कैटेगरी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे तो इस पूरे अरेंजमेंट में ये नज़र आ रहा है कि जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का वो कौन है? करंट। करंट, मैग्नेट नहीं रखी पास में कोई, वो भी आएगी अगले चैप्टर में, उसका भी इंतज़ार करो। तो यहाँ पे करंट का फ्लो ऐसे इन्वर्ट हो रहा है, ये एक लॉन्ग वायर है, क्योंकि जिस वायर के एजेस नज़र नहीं आते आप उसको लॉन्ग वायर कंसीडर करते हो, मैं पहले कह चुका। तो यहाँ करंट का फ्लो इनवर्ड है, ये एक लॉन्ग वायर है। तो मैं आपसे वही कहूँगा, सबसे पहले पॉइंट को वायर से मिला दीजिए। आप मेरे से एक सवाल करवा लीजिए या 1000, जो कॉन्सेप्ट है मैं हर बार वही कहूँगा, और मैग्नेटिक फील्ड के पूरे चैप्टर में 2 या 4 बातें ही हैं, मैं हर बार वही कहूँगा। तुम्हारी आत्मा जब जाग जाए बस तभी तुम सीख जाओगे। ये एक्स नॉट है और ये वाई नॉट है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? दैट इज एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर अंडर रूट में। जी हाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, क्योंकि जो वायर है वो रखी है बोर्ड के परपेंडिकुलर। जब आपने पॉइंट को मिलाया वायर से तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री ही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए आपको करना क्या होता है? आपको राइट हैंड से डायरेक्शन चेक करनी पड़ती। तो राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग, और जिधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड उधर फिंगर्स खोल दो। वापस सुनो, राइट हैंड का थंब, अगर तुम्हें राइट और लेफ्ट भी नहीं पता तो उसके लिए तुम्हें फिर मतलब कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा। हरिद्वार में 1-2 ऑप्शन है, जैसे पतंजलि, शायद बाबा रामदेव सिखा पाएँ राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। फिलहाल वो बच्चे जो जानते हैं राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है, वो मेरे साथ सुने। राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग, मतलब इनटू द पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड जिधर चाहिए उधर की तरफ खोल दी फिंगर्स। उसके बाद हाथ इस लाइन के पैरेलल अलाइन हो जाएगा और पाम को पीछे से पुश करो, तो इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आ जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। देखिए, अगर उसने सिर्फ ये कहा होता मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बताइए, तो कहानी बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एक लॉन्ग वायर है और पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से है अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देते, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और डी को लिख देते अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना, सवाल दोबारा पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा फाइंड वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, पर मुझे इसका वेक्टर एक्सप्रेशन चाहिए। देखिए, मैं आपको हमेशा से एक बात कहता हूँ कि अगर आप अपने मैथमेटिकल टूल्स में वीक हैं, अगर आप कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, वेक्टर्स में, ग्राफ में कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप फिजिक्स को ये कहना बंद कर दीजिए कि फिजिक्स मुश्किल है। ये मैं मानता हूँ कि फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, मेहनत वाले बच्चों के लिए ही है। ऐसे तो नहीं हो सकती कि बस आप अकबर कौन था और बाबर कौन था, वो तो नहीं है फिजिक्स। आपको मैथमेटिकल टूल्स पे तो कमांड रखनी ही पड़ेगी, और जिस बच्चे के मैथमेटिकल टूल्स बढ़िया हैं उनके लिए फिजिक्स मुश्किल नहीं होती, वो कहते हैं इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू आ रही है, लेकिन आपसे वेक्टर एक्सप्रेशन पूछा गया, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस मैग्नेटिक फील्ड का एक ये कंपोनेंट कर दीजिए। ये कितना कंपोनेंट होगा मेरे साथ देख लीजिए। मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, तो फिर ये एंगल भी होगा थीटा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा यहाँ। ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड का थंब इस लाइन के पैरेलल आया था, और जब मैंने पाम को पुश किया तो इस लाइन के परपेंडिकुलर मेरा हाथ चला था, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर है। टोटल एंगल 90 है, ये थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। बोल समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस मैग्नेटिक फील्ड का जो ये डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, दिस वन, इसको आप कहोगे बीपी। बीपी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, बीपी कॉस थीटा, बीपी कॉस थीटा। और ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये वाला, ये होगा बीपी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर जो है, दिस इज बीपी, ये कंपोनेंट आया बीपी कॉस थीटा, और ये आया बीपी साइन थीटा। तो अगर आप पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एक्सप्रेशन मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो कि है बीपी साइन थीटा, बीपी साइन थीटा, वो एक्स एक्सिस पर है, तो उसके लिए मैंने लिखा आई कैप।
BP साइन थीटा आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट BP कॉस थीटा जो कि है डाउनवर्ड माइनस वाई एक्सिस के अलोंग, तो मैं कहूँगा माइनस BP कॉस थीटा जे कैप। आप यहां से कॉमन ले सकते हैं BP, और BP कॉमन लेके आपके पास बचा साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। ट्राइंगल में देखो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू है वाई नॉट अपॉन अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर आई कैप माइनस BP आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो कॉस थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल से कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट विल बी एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर जे कैप। BP की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं बच्चों। क्या है BP की वैल्यू? दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन, लिखी हुई है डायग्राम में देखो ध्यान से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। और यहाँ से कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन नज़र आ रहा है तुम्हें? मुझे यहाँ से कॉमन नज़र आ रहा है अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, तुम्हें भी नज़र आ रहा है, ये कॉमन था। और ब्रैकेट में क्या बचा? वाई नॉट आई कैप माइनस एक्स नॉट जे कैप। व्हेन यू सिंप्लीफाई अ बिट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस जी खत्म हो गया है सवाल। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा वाई नॉट आई कैप माइनस एक्स नॉट जे कैप। ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P। देखो हर सवाल के लिए अलग फॉर्मूला, हर सवाल के लिए अलग अलग बातें नहीं बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, शुरुआत में बता चुका हूँ, मैग्नीट्यूड के लिए बायो सावर्ट लॉ, डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल होता है उसका भी एक तरीका बता दिया, राइट हैंड रूल, जिससे आप और जल्दी से देख सकते हो। तो पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, हर सवाल में यही लगाऊंगा, अलग अलग सवाल में कोई अलग अलग तुक्का नहीं मारूंगा, कोई ट्रिक नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये काम वहाँ शायद होते होंगे जहाँ तुम आजकल ऑफर देखते हो ना, इतने सब्जेक्ट इतने रुपए में, इतने सब्जेक्ट इतने रुपए में, तो वो वाली कहानी नहीं है। तो यहाँ तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट सिखाना ही पर्पज़ है। नहीं, ऐसे बहुत हैं जो शुरुआत में इधर उधर वो कि 3 सब्जेक्ट वहाँ इतने में मिल रहे हैं, सब्जी खरीदने निकले हैं जो क्लास करने की जगह, तो उनको छोड़ देते हैं। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट पढ़ने निकले हैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो एक चैप्टर में बस 1 या 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। चलो मिलता हूँ यहाँ से आगे अगली क्लास में और लेता हूँ कुछ और सवाल।